हेलो हीरो। कैसे हो मेरे भाई? आई होप कि सब ठीक ही ठाक हो यार। सब तो ठीक नहीं हो सकता। चलो आते हैं अपनी काम के बात पे। देखो, सोल्यूशन चैप्टर चल रहा है और सोल्यूशन चैप्टर में जिस टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है भाई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वहाँ सबसे पहले तो तुम्हें ये जानने को मिला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने जाना था कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन जो नेचर ऑफ सल्यूट पे ना डिपेंड करे, कौन सा नॉन वोलाटाइल सल्यूट हमने मिलाया है उस बात पे डिपेंड ना करे, बल्कि इस बात पे डिपेंड करे कि कितना मिलाया है। मतलब दोज प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट, सॉरी, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सल्यूट बट ओनली डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सल्यूट, उनको हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब बची हुई हैं दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक का नाम है, लिख देते हैं यहाँ पे, पेन का साइज थोड़ा और कम करे क्या, शायद करना पड़े, ठीक है। जैसे कि दो कौन कौन सी बची हैं, एक तो बची है थर्ड, जिसका नाम क्या है? डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाना। पहला तो ये हो जाएगा, पहला क्या, तीसरा ये हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे, सबसे लास्ट वो कौन हो जाएगा भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आपका आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। वो भी होमवर्क जो दिया था उसको कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे उसको। तो एक काम करूंगा, उस होमवर्क का जो सोल्यूशन होगा वो मैं क्या करेंगे, वो उसको क्या करेंगे, एक डाउट का वीडियो आता ही रहता है टाइम टाइम पे, पता ही है तुम्हें। तो उसी डाउट के वीडियो में मैं उसको भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं क्या। हेडिंग लगाते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले समझ लेते हैं इसमें है क्या कहानी। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट हो, प्योर सॉल्वेंट हो, उसमें अगर हम कुछ नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल देते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं वो हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। आज के वीडियो में हमको ये समझना है कि अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला देते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल सल्यूट अगर मिला देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, मतलब जिस टेम्परेचर पे उसको फ्रीज होना है, वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है? तो कुछ बच्चों को तो ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी, कुछ क्या मेजोरिटी ऑफ बच्चों को 12th में इतनी बुद्धि होती ही नहीं है। अब फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाने का मतलब क्या हो गया कि बर्फ़ आसानी से बनेगा या बर्फ़ बनने में मुश्किल आएगी? ये थोड़ा सा सोचो पहले तुम, फिर मेरी बात को सुनना। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाने का मतलब है कि पहले जितना इजीली कोई चीज़ फ्रीज हो जाती थी, पानी के केस में जैसे पानी का बर्फ़ बनना, तो पहले जितनी आसानी से वो बर्फ़ बन जाता था, अब उतनी आसानी से वो बर्फ़ नहीं बनेगा। उसको बर्फ़ बनने में अब दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है। पहले अगर वो फ्रीज हो जाता था 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो फ्रीज हो जाता था, तो वो जीरो पे नहीं फ्रीज होकर बल्कि थोड़ा और कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। मतलब उसको, वो जीरो पे अब फ्रीज नहीं होगा, उसको कम करते करते उसको इतना ठंडा करो कि वो -1 या -2 तक आ जाए, तब वो फ्रीज होगा। सच बात है बिल्कुल। सर क्या प्रैक्टिकल कोई इसका, प्रैक्टिकल कोई यूज़ है क्या, प्रैक्टिकल सिनेरियो में कहीं इस्तेमाल होता है ये? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, फोटो वोटो कोशिश करूँगा अटैच करूँ धीरे धीरे, पता ही है तुम्हें, तुम्हारा भाई एडिटर बन रहा है, ठीक है। तो देखेंगे क्या करेंगे, फोटो वगैरह अटैच करके तुमको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे दिखाने का। लेकिन अभी तुम सिचुएशन को इमेजिन करो। इमेजिनेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। एल्बर्ट आइंस्टीन तो पूरा इमेजिनेशन के बिहाफ पे ही हीरो बने। ठीक है, तो सुनना मेरी बात। जैसे कि मान लिया कोई एक बहुत ठंडा शहर है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम टाइम पे जो है स्नोफॉल हो रहा है। तो स्नोफॉल होने से क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगह पर अगर स्नोफॉल हो जाता है, मान लिया कार है, अब कार पे थोड़ा बहुत बर्फ गिर गया, या फिर कोई नाली जाम हो गई बर्फ स्नोफॉल होने की वजह से, तो उन सभी जगह पे क्या किया जाता है बेटा, तुम पता कर लेना, तुम्हारे घर वाले भी ये चीज़ शायद जानते हो,
कि ऐसी जगहों पर अगर नमक डाल दो, NaCl, एक सोल्यूट, नमक एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है, तो जैसे ही तुम उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डालोगे, तुम देखोगे कि वो जो बर्फ थी, स्नो जो बनी थी, वो पिघल जाएगी। अब नमक ने ऐसा एग्जैक्टली क्या कर दिया बर्फ के साथ कि वो पिघलने लगा? तुम भी शायद कहीं ना कहीं यूट्यूब पे इतने शॉर्ट्स आते रहते, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ऐसा क्या कर दिया नमक ने उसके साथ? तो नमक ने एग्जैक्टली क्या किया बेटा, जैसे ही नमक ने प्योर सॉल्वेंट का जो बर्फ था उसको टच किया, तुरंत ही उसने क्या किया, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। तो पहले वो जिस टेम्परेचर पर बर्फ बन के बैठा था, पहले वो जिस टेम्परेचर पर बर्फ बन के बैठा था, नमक पड़ने के बाद, नमक मिलने के बाद, उसको उस टेम्परेचर पर बर्फ बनने की अनुमति नहीं है, उसको थोड़ा और लो करना पड़ेगा टेम्परेचर। और आसपास की जो ठंडी है वो उतना भी ठंडा नहीं है कि अब उसको और कम कर पाए टेम्परेचर को, इस वजह से वो पानी बन जा रहा है। मतलब सीधी सीधी बात बोलो तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई, जिसकी वजह से अब बर्फ बर्फ ना रह के पानी बन गया। ठीक है, बहुत सही। तो ये है कहानी। आइए मैथमेटिकली इसको समझ लेते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो वही चीज़ है, फिगर विगर फटाफट बना देते हैं जैसे पिछली बार बनाया था। हाँ ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर क्या किया मैंने, एक बनाया पहले, एक कंटेनर बनाया, ठीक है, ये फर्स्ट कंटेनर हो गया, ये सेकंड कंटेनर हो गया। वही सारा काम करेंगे, दो एक में लेंगे प्योर सॉल्वेंट, देखो पहले एक में ले लिया प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट। इधर भी प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको तो प्योर सॉल्वेंट, इस प्योर सॉल्वेंट को तो हमने प्योर सॉल्वेंट ही रहने दिया, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन इधर वाले में हमने क्या किया, कुछ नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिला दिया। अब नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलाते ही इसका नाम अब प्योर सॉल्वेंट नाले होकर क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसको हम कहेंगे अब सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अगर रहा होगा TF0, T फॉर टेम्परेचर, जो कि कोई भी पॉइंट हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो, टेम्परेचर तो टेम्परेचर रहेगा ही। अब फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए F लगा दिया। और नॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, कि प्योर सॉल्वेंट है। और यही चीज़ जब सोल्यूशन का है तो सोल्यूशन के केस, सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे TF। TF, एक मिनट, TF। अब इन दोनों में फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इसका जो है कम हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, इसका जितना प्योर सॉल्वेंट से इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब इसके पीछे यार बहुत सही एक्सप्लेनेशन अगर दूं, बिल्कुल एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन, तो वेपर प्रेशर से भी इसको लिंक किया जा सकता है, लेकिन वेपर प्रेशर से लिंक करते करते तुमको बहुत दिक्कत आने लगेगी। कर दूंगा किसी दिन उसको भी, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन लेंदी हो जाएगा वीडियो। मैं भी वो चीज़ तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा इसको भी पिक्चर अटैच करके बताऊं। देखो, यूजुअली क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी या कोई भी लिक्विड हो, वो जब तक लिक्विड स्टेट में रहता है तब तक उसके मॉलिक्यूल एक रैंडम अरेंजमेंट में होते हैं, और वो अपना जैसे तैसे रैंडम अरेंजमेंट में पड़े रहते हैं। लेकिन जब वो सॉलिडिफाइड होते हैं, यानी जब वो फ्रीज होते हैं, तो उस समय वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना बना के एक प्रॉपर शेप वाइज एक प्रॉपर सेटअप बना लेते हैं, एक बेहतरीन लैटिस बना लेते हैं, जब वो फ्रीज होते हैं तब। अब इमेजिन करो कि तुमने डाल दिया नॉन वोलाटाइल सल्यूट, तुमने क्या डाल दिया भैया, नॉन वोलाटाइल सल्यूट। तो जो तुम्हारा पानी रैंडमली था, रैंडम मॉलिक्यूल में था, क्या अब वो उतनी इजीली दोबारा से, जैसे यूजुअली क्या होता था कि पानी के रैंडम मॉलिक्यूल होते थे, जैसे उन्हें ठंडा करो वो प्रॉपर अरेंजमेंट में आके एक प्रॉपर लैटिस बना के बर्फ बन जाते थे। लेकिन क्योंकि तुमने अब नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिला दिया है, भाई तुमने क्या मिला दिया उसमें, नॉन वोलाटाइल सल्यूट, जिसके वजह से अब वो प्रॉपर अरेंजमेंट में उसको आने में दिक्कत होगी, क्योंकि बीच में कौन फंस रहा है, बीच में उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट के जो मॉलिक्यूल हैं वो उसको सही अरेंजमेंट में आने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसको बर्फ बनने में दिक्कत होगी। और तुम जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाते जाओगे, उसको प्रॉपर लैटिस बनाने में उतना दिक्कत होगी, क्योंकि बीच में उतना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सल्यूट आके डिस्टर्ब करेगा ना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये बताओ उसमें किस चीज का मॉलिक्यूल मिला रहे हो, उससे कोई मतलब बनेगा भाई? अरे कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो वो जो प्रॉपर लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है मॉलिक्यूल का आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के, उसको डिस्टर्ब करेगा। अब वो चाहे NaCl का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो शुगर का मॉलिक्यूल हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सल्यूट, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग, ये बात मुझे समझाना था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा, यहाँ पर भी लिख देते हैं, एक हो गया TF0,
टी एफ नॉट क्या हो जाएगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो पूरी कहानी हमने समझाई जरूर पानी के बेहाव पे है, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम इस पूरी चीज को सिर्फ वाटर के लिए समझ के बैठ जाओ, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये तो ये हो गया। और टी एफ क्या है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला दिया है उसके बाद की कहानी है, ठीक है। तो टी एफ नॉट और टी एफ आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पर स्मॉल एम अभी थोड़ी देर बाद हम लेंगे, जो कि रहेगा मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन बेसिकली ये कंसंट्रेशन बताएगा सोल्यूशन का, कि हमारे सोल्यूशन में कितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सल्यूट मौजूद है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, एम क्या हो जाएगा, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अब जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ से, कितना डिप्रेशन आया। तो सिंपल सी बात है, जितना प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, ये बड़ा फ्रीजिंग पॉइंट था, उसमें से हम सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, जो नया फ्रीजिंग पॉइंट बना है सोल्यूशन का, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सल्यूट या नॉन वोलाटाइल सल्यूट, बात वही है, अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व, कितना सल्यूट डिजॉल्व किया गया है। जितना ज़्यादा सल्यूट डिजॉल्व किया जाएगा उतना ज़्यादा डिप्रेशन आएगा। और तुम ही बताओ मेरे भाई कि अमाउंट को डिनोट करने के लिए अगर हम मोलैलिटी ले लें तो कोई दिक्कत। पहले ही चैप्टर में मैंने बताया था कि किसी भी सोल्यूशन में सल्यूट का अमाउंट कितना ज़्यादा है, इसी चीज़ को बताने के लिए तो कंसंट्रेशन टर्म होता है, और यहाँ पर मोलैलिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। अब डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा भाई, एक मिनट, डेल्टा टी एफ जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट के आ गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, इसलिए हमने इसमें एफ लगा दिया। ये कहानी हो गई खत्म। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एफ क्या हो जाएगा, के एफ को हम बोलेंगे, के एफ कहलाएगा, पहला नाम इसका क्या हो जाना चाहिए, डिप्रेशन कांस्टेंट, पहला नाम। एक और इसका नाम हो जाना चाहिए मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और के एफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये नेम तुम्हें याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रायो बेसिकली ठंडी चीज़ों के लिए होता है, जिसको फ्रीज करने की ज़रूरत पड़े, वहीं पर क्रायो वर्ड का आता है। एक क्रायो सर्जरी भी होती है, सुना होगा शायद तुम लोगों ने, जैसे जब किसी अंग को फाड़ते हैं और लंबे समय तक उसका अगर हमें करते रहना है उस पर काम, तो क्योंकि हमें पता है कि कुछ समय बाद वो जो हमारा पार्ट होगा वो ख़राब हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले लिक्विड नाइट्रोजन डाल देते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है, उसको ठंडा बनाए रखता है, एकदम फ्रीज करने की कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब नहीं होती। आपको भी पता है कि चीज़ों को ठंडा रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी जल्दी, तो वही चीज़ है, उसको बोलते हैं क्रायो सर्जरी, ठीक है ना। अगर लंबे समय तक सर्जरी होनी है तो उसको करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इतनी बातें मैंने इसलिए बताया कि क्रायो वर्ड रिलेटेड है ठंडे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ बराबर, जल्दी जल्दी करेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में इस्तेमाल कर रहे हो तो ऊपर क्या लग जाएगा, 1000। और एक्सपैंड करिए भैया, के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू 1000, और डिवाइड में डब्ल्यू ए। मैंने बताया था अगर कोई चीज़ अपने नीचे अपना डिनोमिनेटर लेकर नहीं आ रही है, और ऐसे में तीन फ्रैक्शन वाला चीज़ आ रहा है, तो उसको चार कर लो 1 लगा के, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, के एफ डब्ल्यू बी, और ये नीचे वाला 1 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो डब्ल्यू ए कहाँ आएगा इधर, तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और इधर क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ मतलब टी एफ नॉट माइनस टी एफ,
ये हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से ये आया आपका फाइनल फॉर्मूला, इसी पे आपके न्यूमेरिकल सारे लगेंगे। ठीक है, ठीक है। कल का जो फॉर्मूला आया था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, देखो फैन चला नहीं सकते हैं क्योंकि फैन चलाएंगे तो दिक्कत होगा, आवाज़ नहीं आएगा साफ, भी तो देखना है ना। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है यार। चलो, तो यहाँ पर सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कल जैसा फॉर्मूला आया था, मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ। वहाँ पर के बी था, वहाँ पर यहाँ पे के बी था, इसमें के एफ हो गया, बस इतना अंतर आया। बाकी डब्ल्यू बी के साथ एम ए होना चाहिए, लेकिन हमें बताया था ना कि एम ए की जगह 1000 हो जाता है, और नीचे एम बी के साथ डब्ल्यू ए, इस तरीके से फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, कर लेते हैं एक कोई प्यारा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कम से कम कर लेते हैं कोई। चलो, हाँ तो देखो भाई, क्वेश्चन नोट हो गया है और अब करेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन। आसान सवाल रहेंगे, बस वही है कि तुमको क्वेश्चन करते रहना है। कुछ जितने भी टॉपिक हैं सबका ये क्वेश्चन करते रहो तो सब आसान है, और एक साथ झुंड बना के रख दिया तो कुछ आसान नहीं, सब बहुत कठिन हो जाएगा। देखो माइक ऑन है, हाँ ऑन है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, दैट मीन्स हमें निकालना है भाई टी एफ। टी एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, एक मिनट रुकना। टी एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब गिवन मास ऑफ सल्यूट कितना है, 60 ग्राम। और क्योंकि बात हो रही है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, हालांकि दिया भी गया है लेकिन आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, C6H12O6 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180, वन रे यार 180 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्या है भाई, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी WA। भाई ये सॉल्वेंट हुआ ना वाटर, तो इसका मास कितना दिया गया भैया, 250 ग्राम। बस के एफ दिया गया है वाटर के लिए। वाटर के लिए हमारा जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो कितना दिया गया भाई, 1.86। और चाहिए क्या आपने को, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा एक बात बताओ, टी एफ नॉट कितना होता है, टी एफ नॉट वाटर के लिए कितना हो जाएगा भाई, कितने पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एग्जैक्टली 273.15, 273.15। और क्या, खत्म बात। अब देखना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, हाँ 273 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लगाते हैं सवाल को। तो टी एफ माइनस टी एफ नॉट, बड़ा बड़ा कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू, बोलना साथ में मेरे, क्या हो जाएगा भाई ये, डब्ल्यू बी इंटू एम ए की जगह 1000, मतलब ऐसा ट्रिक है हमारा। और क्या हो जाएगा भाई, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। चलो वैल्यूज़ फटाफट यूज़ करो। चाहिए कि आपने आपको टी एफ चाहिए ना, तो टी एफ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, टी एफ नॉट इधर लिखा रहने देंगे, और पूरा ये जो टर्म है इसको लेफ्ट ले आएंगे, माइनस के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, बराबर इस चीज़ को किधर ले आएंगे, राइट साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। टी एफ नॉट की वैल्यू हो जाएगी 273.15, माइनस के एफ कितना दे रखा है 1.86। इसकी यूनिट मैंने होमवर्क में दी थी निकालने को, निकाल लिया होगा तो अच्छी बात, नहीं तो बाद में बताया जाएगा। गिवन मास ऑफ सल्यूट कितना दे रखा है 60 इंटू 1000, मोलर मास कितना दे रखा है 180, और डब्ल्यू ए यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 250। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 बार में घटेगा ये। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। और 250 1000 को 4 बार में काटेगा, ये भी हो गया। इससे इसको काट दो, 0.62। ठीक है, 3 6 3 18 और ये 2। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, टी एफ इक्वल टू
273.15 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8 और 4 छः 24 यानी 2.48। घटा दे भाई इसमें से तो कितना आ जाएगा, 5 में से 8 जाएगा नहीं तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, 2 में से 2 जाएगा बचेगा 0, 270.67। आई थिंक तुम चेक कर लेना, ये इतना केल्विन आ जाएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, जिसको हम बोलेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझने से पहले तुम्हें प्रोसेस समझनी होगी जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। बहुत सारे बच्चों को पता होगा ऑस्मोसिस, चलो मैं समझाता हूँ ऑस्मोसिस क्या होता है। लिक्विड, या फिर लिक्विड ना कह के हम कहेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम, सॉल्वेंट का फ्लो होता है, सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, नहीं, लोअर कंसंट टू लोअर कंसंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर किसी किन्हीं दो सोल्यूशन को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाए और उन दोनों सोल्यूशन में से जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है उसका जो सॉल्वेंट है वो जाने लगे ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। लेकिन किसके थ्रू जाना चाहिए, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल चारकोल वगैरह का होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब तुम्हें तुम्हें क्या, बहुत लोगों को लगता है कि हाँ यार, जैसे एक तो हो गया ऑस्मोसिस और एक हो गया डिफ्यूजन, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। डिफ्यूजन में हायर से लोअर कंसंट्रेशन जाता है और ऑस्मोसिस में लोअर से हायर कंसंट्रेशन जाता है। लेकिन सच बात यह है कि ये दोनों ही चीज़ बिल्कुल सेम है, चाहे बात कर लो तुम डिफ्यूजन की, चाहे बात कर लो ऑस्मोसिस की। देखो, जाहिर सी बात है कि डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मोशन होता है, लेकिन किसका, सल्यूट पार्टिकल्स का, जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल है उसका मोशन होता है। और इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, लेकिन किसका, सॉल्वेंट का। तो कहीं ना कहीं जब सॉल्यूट, जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड था और जो कम कंसंट्रेटेड था, तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन अपना कंसंट्रेशन भेज रहा है किसमें, कम कंसंट्रेशन वाले की तरफ, ताकि ज़्यादा वाला कम हो जाए और कम वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, दोनों का लेवल बिल्कुल मैच कर जाए। अब यहाँ पर क्या कहानी है कि एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक का कंसंट्रेशन कम है, तो कम कंसंट्रेशन वाला अपना सॉल्वेंट भेज रहा है। अब अपना सॉल्वेंट भेजेगा तो फायदा क्या होगा, कोई भी चीज में अगर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं और अगर हम सॉल्वेंट को हटाने लगे तो कहीं ना कहीं उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भाई इस कंसंट्रेशन होता है क्या, सॉल्यूट पर यूनिट सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट भेज के कहीं ना कहीं जब लोअर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाले का, मतलब जो लोअर कंसंट्रेशन यानी जो कम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, उसका पानी जब ज्यादा कंसंट्रेटेड वाले में जा रहा है, तो कम कंसंट्रेटेड वाला जो सोल्यूशन था वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो ज्यादा कंसंट्रेटेड था उसकी तरफ क्योंकि सॉल्वेंट बढ़ता जा रहा है तो उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ कंसंट्रेशन को बैलेंस ही किया जा रहा है। चलिए फिगर बनाते हैं, फटाक से आपको समझाते हैं। देखो, मान लिया दो सोल्यूशन है ये, ठीक है, ये दो चैम्बर बना दिए हैं आपके लिए, ठीक है। एक में यहाँ तक लिक्विड है, दोनों में पानी हम जो है बराबर मात्रा, पहले इनको लिंक कर दें आपस में। अरे यार, हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रोक इरेजर लेना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना। ठीक है, हाँ, इधर थोड़ा सा ओपन किया और इधर थोड़ा सा ओपन किया, और यहाँ पर हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और इनके बीच में बना दिया एक परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल चारकोल वगैरह का बनता है। क्या हो गया भाई, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब दोनों तरफ जरा सॉल्वेंट बना लेते हैं, इधर भी है सॉल्वेंट, 1 मिनट, ये कलर अच्छा नहीं है, बदलते हैं रंग को, ठीक है। ये बनाया, इधर भी सॉल्वेंट और इधर भी बनाया सॉल्वेंट।
दोनों तरफ सल्यूट बना लेते हैं। ये हायर कंसनट्रेटेड बना है तो इसमें ज़्यादा सल्यूट बनाएंगे और इसमें थोड़ा कम सल्यूट, में थोड़ा कम सल्यूट। ठीक है, तो एक का नाम हमने दे दिया ए और दूसरे का नाम दे दिया बी। ए क्या है? ए है हायर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन। जबकि बी क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन। ठीक है भाई, यहां तक कहानी क्लियर है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू सॉल्वेंट इधर जाएगा, और जब जाएगा तो क्या सीन आएगा, एक मिनट। हाँ, जब धीरे धीरे सॉल्वेंट इधर जाएगा तो सॉल्वेंट का लेवल इधर क्या होगा, राइज होगा भाई। और इधर सॉल्वेंट का लेवल क्या होगा, दो डिफरेंट फिगर बनाना, मेरी तरह से नहीं बना देना, इरेज करके दो डिफरेंट फिगर बना लेना। इधर देखो ये, इधर से सॉल्वेंट का लेवल कम हो गया और इधर सॉल्वेंट का लेवल राइज कर गया। अब तुम देखो, क्या सल्यूट इसमें कम हुआ? सल्यूट बिल्कुल कम नहीं हुआ ये में, लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट बढ़ गया जिसके वजह से इसका कंसंट्रेशन में क्या आ गया, इसके कंसंट्रेशन में कमी आ गई। और यहां पर देखो सल्यूट, अगर हम बात करें बी की, तो बी में क्या सल्यूट बढ़ा? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्योंकि सल्यूट में मिलने वाला जो पानी था, यानी जो सॉल्वेंट था, वो कम कर दिया गया, इसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। और कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन अराइज हुई होगी, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए, कलर बदलते हैं जरा, इस समय जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है, दोनों आपस में क्या हो गया, एग्जैक्टली बराबर हो गया। अच्छा, तुम देख सकते हो कि इन दोनों में हाइट का कुछ डिफरेंस है, इन दोनों में। आई होप कि यार बाहर जो कुत्ते की आवाज़ है वो तुम्हें ना आ रही हो, नहीं तो बहुत इरिटेट करेगी। अब ध्यान लगा कि सुनने ना लगना, कि मैं ये करता था लेक्चर देखते समय, अगर पीछे कुत्ते उत्ते की आवाज़ आती थी तो पूरा ध्यान उसमें लगा देता था। तो तुम ऐसा ना करना, ठीक है? कि मेरे पास टाइम बहुत होता था, मुझे मतलब टाइम ज़्यादा होता था, बाकी चीज़ों में मेरा मन उतना लगता नहीं था। मैं बैक वैक करके उसको सुनता रहता था कि कुत्ते ने कितने बार भौंका, क्या क्या कर रहा है कुत्ता, ठीक है? दोबारा भी देखता था फिर। तो तुम उसमें अपना समय ना बर्बाद करना। तो यहाँ पर देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें लिक्विड का जो लेवल है उसमें एक डिफरेंस आ गया है हाइट का, यहाँ से यहाँ तक का। और फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी कोई भी हमारे पास कोई भी लिक्विड हो, डेंस लिक्विड या कोई भी फ्लूइड हो, तो अगर उसमें कुछ हाइट या डेप्थ का डिफरेंस आता है तो वहाँ पर जितनी हाइट का डिफरेंस है और जितना लिक्विड का डेंसिटी है जिसको हम रो कहते हैं, और जो ग्रेविटी लग रही हो वहाँ पर, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, बेसिकली अगर हम अर्थ की बात करें तो कितना हो जाएगा, जी, इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पर, अरे यार अब इसको बदल ही लेता हूँ, ये वाला इरेजर। हाँ, कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो कि यहाँ पर जो इतनी हाइट की वजह से, ये जो हाइट हमारी बनी हुई है, इस हाइट की वजह से एचरोजी प्रेशर कहीं ना कहीं एक मेंटेन हो गया है। और ये प्रेशर मेंटेन किसकी वजह से हुआ, यहाँ पर बहने वाले लिक्विड के फ्लो की वजह से। तभी तो लेवल में अंतर आया ना। अगर यहाँ से लिक्विड ही ना जाता, यहाँ से अगर सॉल्वेंट ही ना जाता, तो मुझे बताओ ये हाइट में डिफरेंस आता? दैट मीन्स जब ये ऑस्मोसिस का फिनोमिना हुआ था, ऑस्मोसिस का जो फिनोमिना हुआ था, ऑस्मोसिस के फिनोमिनन के दौरान कोई कोई एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, ऑस्मोसिस के फिनोमिनन के दौरान कोई प्रेशर कोई प्रेशर लगाया जा रहा था, लगाया जा रहा था। यही प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो आई होप कि तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर है, कि ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस there is a pressure which is exerted by lower concentrated solution towards the higher concentrated solution. That pressure is known as osmotic pressure. और osmotic pressure को जो डिनोट करेंगे, यूनिट तो वही सब रहेगी, बार और बार, एटमॉस्फेयर, टॉर, ऑफ एच जी, वही सब रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किससे करेंगे भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करेंगे पाई से।
पाई से डिनोट करेंगे, यानी इसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, 22/7। मारेंगे तमाचा। ऐसा कुछ नहीं है, खाली इसका नोटेशन पाई जैसा है, पाई का वैल्यू ना इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही क्या पड़ती बार बार। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, हो गया कहानी। और जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये बेसिकली बनाया गया है, हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये लंबा कहानी है कि कैसे पूरा होता है, तो यहाँ से ही प्रेशर जो आता है वो आता है N/V/RT, और ये प्रेशर हो जाता है N/V, यानी कि कंसंट्रेशन CRT, ऐसे करके होता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर को हम पी तो लिखते नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर को, इसको तो हम पाई से लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अगर इसको ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू आर इंटू टी। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बटा 1 इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा 1 है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, डब्ल्यू बी को डब्ल्यू बी लिखा रहने देंगे, इसके साथ साथ आर टी लिख देंगे। तेज़ी से बोल रहा हूँ, आप लोग भी समझते जाना। और अपॉन एम बी, देखो ये वाला सबसे ऊपर गया और ये वाला इसके साथ आएगा, तो वी इसके साथ आ गया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से अगर हम एम बी का फॉर्मूला बनाना चाहें तो एम बी का फॉर्मूला हो जाएगा WB/RT अपॉन दिस। अब बात आती है कि सर आपने एम बी का फॉर्मूला क्यों बनाया, क्योंकि सच में ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल मोलर मास ऑफ सोल्यूट को निकालने के लिए किया जाता है। जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया, इसमें कितना सोल्यूट जो सोल्यूट डिजॉल्व है वो उसका मोलर मास क्या है, उसको निकालने के लिए सच में किया जाता है इसी का ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट। इसका एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ उस्ताद, तो देखो क्वेश्चन तो हमने लिख लिया है, अब बात है केवल इसको समझने की। तो पहले तुम खुद पढ़ लो क्वेश्चन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलो ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ। अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ अ जीन फ्रैगमेंट। जीन फ्रैगमेंट यहाँ पर हमारा सोल्यूट है। ठीक है, और इसका मास दिया गया है, गिवन मास दिया गया है, इसको हम डब्ल्यू बी कहेंगे। इन 35 ml ऑफ वाटर, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 35 ml। वो भी ये मास नहीं है, ये हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, और जाहिर सी बात है पानी का डेंसिटी भैया एक होता है, तो जितना ml वॉल्यूम उतना ही ग्राम मास। 2-3 बार ये बात बता चुका हूँ स्टार्टिंग से। हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना, देखो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दे दिया। एज्यूमिंग द जीन फ्रेगमेंट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये मान के चलना है आपको कि जो हमारा जीन फ्रेगमेंट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने से फ़र्क क्या पड़ेगा, इस चीज़ को अभी तुम नहीं समझ पाओगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इस वर्ड को भूलना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, मतलब डिटेल टॉपिक, लास्ट टॉपिक पूरे सॉल्यूशन चैप्टर का, वो यही है। वो उसमें इसी बात पे खोजबीन करेंगे, तो अभी इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम आगे ही करेंगे, लेकिन इस पर बहुत लंबी चर्चा होनी बाकी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डिटरमाइन इट्स मोलर मास, तो बस हो जाएगा। और क्या, अभी भी मैंने मोलर मास का फॉर्मूला निकाला था, कितना आया था भैया, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर टी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और इसके साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आया था फॉर्मूला, एक बार में याद हो जाने वाली चीज़ थी। तो बस इसमें वैल्यूज़ डाल दो, हो गया काम, बिना टाइम को गवाए। तो डब्ल्यू बी कितना है भाई, 8.95 मिलीग्राम, तो 8.95 मिलीग्राम है 10⁻³ आर की जो एसआई यूनिट में वैल्यू होती है, अगर वो कितनी होती है, 0.082। एटमॉस्फियर में अगर प्रेशर हो बेसिकली, तो हम 0.082 लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। टेम्परेचर कितना दिया गया है यहाँ पे, 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये मत करना कि 25 ही डाल दो, मैंने कई बार बताया टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, तो 273 तो लेंगे ही लेंगे, और ये 25 मिलाकर कितना हो जाएगा, 273 + 25 298। यहाँ पर देखो हमने 273.15 नहीं लिया, उसका कारण ये है कि अभी तक जो हम टॉपिक लगा रहे थे उसमें था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वहाँ पर कितना डिप्रेशन आया, कितना हल्का सा कमी आया, कितना हल्का सा बढ़ोतरी आया, तो वहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू लेके चलना बहुत ज़रूरी था। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें किसी से रिलेट करके तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो कितना कम या कितना ज़्यादा वो मैटर नहीं करता। ठीक है, ठीक है, चलो, हाँ आगे देखते हैं। ये हो गया, वॉल्यूम कितना दिया गया भैया, 35 ml।
तो ml है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, चलो अब ml का तो मामला एडजस्टेड होगा, रुकना ज़रा। हाँ तो वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा 35 ml। तो ml है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 10⁻³ लगा देंगे इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। देखो जो तुमने 0.082 वैल्यू यूज़ करी है, ये किस में है तुम्हारी, ये 0.082 तब होती थी जब प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में यूज्ड हो, वॉल्यूम आपका लीटर में यूज्ड हो। याद करिए सब वो सब दिन, जाके कक्षा 11 की कॉपी खोलिए और आर के जितने भी वैल्यूज होते थे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, वो देखिए उसमें लिखा होगा साफ साफ। एक होता था जब जूल पर केल्विन पर मोल में हो तो उसके लिए होता था 8.31, और एक होता था 0.082, ये तब के लिए होता था जब प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम आपका लीटर में, ऐसे करके होता था। तो सब चीज़ ध्यान रखा करिए, ठीक है, भूलना नहीं उसको। और यहाँ पर लास्ट क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया गया है 0.335 टॉर। फिर देखो इसमें भी वही प्रॉब्लम, ये दे रखा है टॉर में। अब तुमको पता होना चाहिए एक टॉर हम किसको कहते थे, एक टॉर हम कहते थे 760 ऑफ, सॉरी, एक टॉर का मतलब होता है 1 mmHg। अब एक एटमॉस्फेयर में कितने टॉर कितने mmHg होते हैं 760 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर एक एटीएम बराबर कितना हो गया 760 टॉर के बराबर हो गया। तो 1 टॉर बराबर कितना हो गया 1/760 एटीएम। तो यहाँ पर कितना टॉर दे रखा था 0.335 टॉर दे रखा था, तो इसके आगे हम 1/760 लगा ले रहे हैं ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाए। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आ जाए आपका वो आंसर। ठीक है, कर जरूर लेना, मैं इसका सही आंसर नीचे लगा दूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा कि लगा दूं। चलो ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो भी खत्म हो गया है। क्वेश्चंस में एक एक और भेज दूंगा, उसको आप लोग खुद लगा लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर भी ओवर हो गया, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर लेवल, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लगभग लगभग खत्म हो गई। ठीक है, तो अब तीन टर्म्स और होते हैं, तीन टर्म्स होते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ही रिलेटेड होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तीन होते हैं, कुछ समझ में आ रहा होगा। आइसो मतलब हो जाएगा सेम कंसंट्रेशन, हाइपो मतलब कम कंसंट्रेशन, हाइपर मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन। एग्जैक्टली ये क्या होते हैं इसके बारे में आप खोजबीन करिए, पता करिए अपना बेहतरीन, और उसको पता करके लिखिए, लिखकर मुझे दिखाइए कि हाँ क्या होते हैं तीनों टर्म्स। ठीक है, करिएगा, अगर नहीं समझ में आते हैं तो वो मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा, चाहे आप ग्रैप्स के एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिएगा, चाहे ब्लड ड्रॉप्स के एग्जाम्पल से, वो तुम्हें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। पढ़ना बेहतरीन, कुछ काम खुद से नहीं करोगे तो दिक्कत है। तो क्या क्या होमवर्क हो गया आपका भाई, पहला होमवर्क हो गया आपका ये तीनों टर्म्स पता लगाना, और आपको कम से कम दो न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि मैं भेजूंगा आपको, दो न्यूमेरिकल्स अटैच कर दूंगा, चाहे यहाँ चाहे पहले ही अटैच कर दूंगा। दो न्यूमेरिकल्स, एक रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, और एक रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल रहेगा। ग्राफ फिर से एक डाउट के तौर पर यहाँ पर चला जाएगा, ग्राफ्स भी आपका रहेगा। ग्राफ्स रहेगा किसका किसका, वही सेम ग्राफ रहेगा इस बार। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बनाना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कहा था वही सेम ग्राफ यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बनाना है। ट्राई करना बनाने का, नहीं होता है तो मैं उन सबको एक वीडियो में ही कलेक्टिवली बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इन्हीं सब चीज़ों पे आएगा जो तुम्हारे डाउट्स हैं। और ये ग्राफ हो गया। अच्छा एक और चीज़, यूनिट ऑफ के एफ, बहुत आसान होगा ये तो, जो कल के बी की आई होगी वही यूनिट के एफ की भी हो जाएगी, कर पाना तो करना, नहीं तो ये भी मुझे बताना ही है। ठीक है, तो अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो किसी कंटेंट पे, मतलब किसी टॉपिक पे नहीं आएगी, बल्कि जो है वो आएगी कुछ क्वेश्चंस पे, और क्या बोलते हैं के एफ पे। तो अभी आपके पास टाइम है एक दिन का, आराम से पढ़ो, बेहतरीन रिवाइज करो अच्छे से, और हम बताते हैं बाकी। ठीक है, चलो ठीक है भाई, बाय बाय।